हेलो एवरीवन। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 14 जनवरी है। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो एक वीडियो सीरीज का सेकंड पार्ट है जिसमें कि हम लोग मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो का पहला पार्ट जिसके अंदर हमने नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहीं वो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ इकोलॉजी पार्ट को डिस्कस करेंगे क्योंकि कई बच्चों की ये रिक्वेस्ट थी कि सर पहली वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो अब हम वीडियोस को थोड़ा छोटा रखेंगे, ज़्यादा पार्ट्स आएंगे। पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 2 पार्ट में दिसंबर की वीडियो रहेगी, लेकिन अब हम लोग इस दिसंबर के करंट अफेयर्स को 3 वीडियोस के अंदर यानी कि 3 पार्ट के अंदर देखेंगे। एक पार्ट आज रहने वाला इकोलॉजी का, एक पार्ट हम लोग पहले अपलोड कर चुके हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग डिफेंस और मिसलेनियस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लॉ पॉइंट मेरा नाम है ऋषिराज त्यागी। लॉ पॉइंट में हम लोग किस किस चीज़ की तैयारी करते हैं। अगर आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो HJS हो या PCSJ, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जुडिशरी से रिलेटेड, क्लैट से रिलेटेड आप लोगों को पूरी गाइडेंस दी जाएगी, पूरी क्लासेस दी जाएंगी, कोर्सेज दिए जाएंगे। आप लोग उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा QR कोड है। इस QR कोड से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं जिसमें कि टाइमली आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं अब हमारा दिसंबर के महीने का इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज रही। तो एक ये न्यूज आई थी, न्यू फाइंड्स हाईलाइट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट साइट्स बायोडाइवर्सिटी। ये क्लैट के नजरिए से और ओलेट के नजरिए से और आपके स्टेट के एग्जाम्स हो, चाहे सेंट्रल किसी सर्विसेज के एग्जाम्स हो, सभी नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक देख लीजिए, ये फोटो है किसकी, ग्रेट निकोबार क्रेक की। ये एक ऐसी चिड़िया है जिसको पिछले 10 सालों में सिर्फ 3 बार फोटोग्राफ किया गया है। तो एक बहुत यूनिक चिड़िया है, ठीक है। तो एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है ये पिछले काफी समय से डिस्कशन में चल रहा है। तो क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, कौन कौन सी स्पीशीज पाई गई, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी स्पीशी पाई गई। तो एक स्नेक की स्पीशी पाई गई जिसका नाम है लाइकोडोन इरविनी। ये लाइकोडोन इरविनी का नाम जो रखा गया ना, ये नाम रखा गया स्टीव इरविन जो कि ऑस्ट्रेलियन नेचुरलिस्ट हैं और जू कीपर है, उनके नाम के ऊपर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि लाइकोडोन इरविनी का नाम किसके नाम के ऊपर रखा गया, है ना। उसके अलावा जो अभी बर्ड की स्पीशी मैंने आपको दिखाई उसकी 3 बार फोटो खींची जा चुकी है आज तक, सिर्फ पिछले 10 सालों में, ठीक है, सिर्फ 3 बार। उसके अलावा 2 स्पीशीज ऑफ फ्रॉग, 4 स्पीशीज ऑफ क्रैब, 2 स्पीशीज ऑफ गेकोज एंड मेनी इंसेक्ट्स, फ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स, इन सब ये सब पाए गए हैं, जिसमें कि 40 नई स्पीशीज रिपोर्ट की गई हैं सिंस 2021। यानी कि पिछले 4 सालों में 40 नई स्पीशी इस आइलैंड के ऊपर हम लोगों को मिल चुकी हैं, ठीक है। और जिसमें कि 20 से ज्यादा स्पीशीज सिर्फ 2025 में हमको मिली है, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार हैज 650 स्पीशीज ऑफ प्लांट, 1800 स्पीशीज ऑफ फौना, out of which 24% species are endemic to the island। endemic to the island का क्या मतलब है कि सिर्फ उसी आइलैंड के ऊपर पाए जाते हैं 24% ऑफ स्पीशीज। सो इकोलॉजिकली हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वहां पर कोरल रीफ्स भी पाई जाती है ना। तो कोरल रीफ्स इज अ वेरी फ्रेजाइल इकोसिस्टम जिसमें कि अगर कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी की जाती है आसपास तो उनको बहुत खतरा होता है कि वो खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है, ठीक है। लाइकोडोन इरविनी एंडेंजर्ड स्पीशी है किसके अनुसार, IUCN रेड लिस्ट क्राइटेरिया के अनुसार। अभी IUCN रेड लिस्ट क्राइटेरिया क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है।
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है ना, उनमें से जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड। वहीं पर हमारा इंदिरा पॉइंट भी है। इंदिरा पॉइंट यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जा सकता है, क्योंकि अब ये पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि एक तरीके से काफी समय से डिस्कशन में चल रहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में हम लोग क्या बना रहे हैं कि वहां पर जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है हमारा, उसके ऊपर हम लोग एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहे हैं। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के साथ साथ एक टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं। उसके अलावा एक 450 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रहे हैं, जिससे कि वहां के टाउनशिप की जो एनर्जी नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। ये एक नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट रहेगा। इसके अलावा हम लोग वहां पर एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो ये 4 चीजें हम लोग वहां पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब इसको कंस्ट्रक्ट करने का पर्पस क्या है इतनी दूर वहां पर? तो जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिक्स के पर्पस से भी, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के पर्पस से भी वो स्पॉट हमारे लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन हिस्टोरिकली क्या रहा है? इंडियन ओशन हिस्टोरिकली रहा है ईस्ट और वेस्ट को मिलाने वाला एक रास्ता, अ पाथवे फॉर द ट्रेड। ठीक है, तो इस पाथवे के अंदर कई सारे चोक पॉइंट्स हैं। आप लोगों को मालूम ही है कि जैसे यहां पर अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक चोक पॉइंट है। यहां पर अगर हम देखें तो जिबूटी के ऊपर एक चोक पॉइंट आता है बाब अल मांदेब, है ना। और इसी तरीके से इधर भी एक चोक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से दुनिया का लगभग 30% ट्रेड होके गुजरता है। और देखिए ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ना। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जस्ट जैसे ही शिप बाहर निकलेगा, जैसे ही शिप को एंट्री करनी होगी, तो उसके जस्ट बराबर में है हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर जो हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये ट्रेड के पर्सपेक्टिव से तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जियोपॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली जिन देशों का ट्रेड रूट्स के ऊपर कंट्रोल रहा है ना, डोमिनेंस रहा है ट्रेड रूट्स के ऊपर, वो देश हमेशा प्रोग्रेस किया है, उन लोगों ने डेवलपमेंट किया है ना। वही देश हमेशा इंटरनेशनली भी ज्यादा पावरफुल रहे हैं। तो ये एक पावर डायनेमिक्स को चेंज करने के लिए भी काम आ सकता है। जैसे कि यहां पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का तो है ही, लेकिन स्ट्रेट ऑफ मलक्का से अगर हम जैसे ही निकलेंगे तो आ जाता है साउथ चाइना सी। ऊपर नॉर्थ में जाएंगे तो साउथ चाइना सी आ जाता है। तो ये साउथ चाइना सी जो है ना, यहां पर चाइना क्या है कि अपना एक 9 डैश लाइन इनिशिएटिव चलाता है। 9 डैश लाइन क्या है कि ये जो लाइंस हैं इसके उधर का सारा पार्ट चाइना का है, ऐसा चाइना कहता है। जबकि ये किससे गवर्न होना चाहिए? यूएन क्लॉज से गवर्न होना चाहिए, जिसके अंदर कितना जोन, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स तक मैक्सिमम जो है वो आप वहां तक एक्टिविटी कर सकते हो, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बारे में भी आगे हम लोग क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि यूएन क्लॉज क्या है, कब आया, ये किस तरीके से लागू होता है। ठीक है, और इंडिया का इसके अंदर क्या स्टैंड है। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ना, यहां से निकलते ही सबसे पहले क्या पड़ता है? ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो यहां पर अगर हम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? एक तरीके से फैसिलिटेट पोर्ट होता है। जो शिप्स आ रहे हैं उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फ्यूल चाहिए होता है, रुकना पड़ता है, कई बार खाना चाहिए होता है, राशन चाहिए होता है, फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं। तो वो सारी फैसिलिटीज़ इंडिया यहाँ पर डेवलप कर रहा है। और नेवी के पर्सपेक्टिव से भी ये यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, जो इंडो पैसिफिक के अंदर वो अपना मिलिट्री प्रेजेंस, जिसे बोलते हैं पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो प्रेजेंस वो बढ़ाता रहता है, जस्ट टू काउंटर इंडिया को काउंटर करने के लिए। और उसका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला प्रोजेक्ट है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स टू एनसर्कल इंडिया, जिसके अंदर ग्वादर पोर्ट है, हरबंडोटा पोर्ट है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने उसके बारे में भी डिस्कस किया था।
तो उन सबको काउंटर करने के लिए ये एक जियोपॉलिटिकली बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, तो जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि IUCN क्या है। IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये UN बॉडी होगी, जब इतने लोग मान रहे हैं तो UN बॉडी होगी जरूर, नहीं, यहीं पर एग्जाम आपको फंसाएगा। ये UN बॉडी नहीं है, एग्जाम में ध्यान रखेंगे, IUCN इज नॉट एन UN बॉडी। ठीक है, ठीक है, ध्यान रहेगा। इसका हेडक्वार्टर कहां है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या काम करता है? लार्जेस्ट एनवायरमेंटल नेटवर्क है जिसके अंदर स्टेट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, NGO, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट कोई भी मेंबर बन सकता है। इसका फंक्शन क्या है? की फंक्शन इसका ये है कि IUCN रेड लिस्ट जारी करता है। रेड लिस्ट किस लिए? जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं उनको कैटेगराइज करता है कि वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे, उनको कितने प्रोटेक्शन की जरूरत है। स्टेट यानी कि कोई भी कंट्री किस तरीके के लॉज बनाए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशी, तो उसके लिए एक रेड लिस्ट जारी करता है। और ये रेड लिस्ट कब जारी हुई? 1964 में। 1948 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ और 1964 में रेड लिस्ट आई। ये दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज क्या होती हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे IUCN जो है वो सभी जितने भी जानवर हैं, जितना भी वाइल्ड लाइफ है, उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करता है। जैसे सबसे पहले कैटेगरी हो गई एक्सटिंक्ट, जो अब कहीं नहीं पाए जाते, ना तो वाइल्ड में, ना ही कैप्टिविटी में, किसी जू के अंदर भी नहीं पाए जाते, ना ही कहीं वाइल्ड में पाए जाते हैं, खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, EW कैटेगरी। EW कैटेगरी यानी कि जो वाइल्ड लाइफ में, जो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लेकिन कैप्टिविटी में अभी जिंदा है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बहुत ज्यादा जरूरत है इनको कंजर्व करने की। जो एंडेंजर्ड है, उतना ज्यादा एंडेंजर्ड नहीं है लेकिन एंडेंजर्ड हैं, वो बहुत कम संख्या में रह गए हैं और उनकी जो पॉपुलेशन है वो घट रही है। वल्नरेबल है, घट सकती है पॉपुलेशन, जिनकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली घट सकती है तो उनको वल्नरेबल कैटेगरी में डालते हैं। नियर थ्रेटेंड, जिनकी पॉपुलेशन स्टैग्नेंट हो चुकी है, बढ़ नहीं रही है, वो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आते हैं। लीस्ट कंसर्न, जो किस कैटेगरी में? लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, उनके बारे में अभी कंसर्न की जरूरत नहीं है, उनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है। डेटा डेफिशिएंट, जिनके बारे में डेटा नहीं है पर्याप्त, या फिर नॉट इवेल्युएटेड, जिनका इवेल्युएशन अभी नहीं किया गया। लीगली ये IUCN रेड लिस्ट बाइंडिंग नहीं होती है, किसी भी स्टेट के ऊपर लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन यह देखा गया है कि IUCN रेड लिस्ट का इस्तेमाल स्टेट्स यानी कि गवर्नमेंट्स किसके लिए करती हैं? पॉलिसी बनाने के लिए करती हैं, और कोर्ट्स भी इस IUCN रेड लिस्ट के ऊपर रिलाई करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर 3 कमीशन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल सर्वाइवल कमीशन, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई ये जो कैटेगरीज हैं इसके अंदर जानवरों को या वाइल्ड लाइफ को डालने का काम कौन करता है? तो उसके लिए कमीशन है, स्पेशल सर्वाइवल कमीशन। ये एसेस करता है कि किस स्पेशल कैटेगरी में जाएगा ये जानवर। ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उसके लिए स्टडी करने के लिए, साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करने के लिए, साइंटिफिक इन्फ्रेंसेस निकालने के लिए वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज है। उसके अलावा कमीशन ऑन एनवायरमेंटल लॉज है। ये स्टेट्स की यानी गवर्नमेंट्स की हेल्प करता है किस चीज के लिए? कि आपके यहाँ के एनवायरमेंटल लॉज किस तरीके के होने चाहिए, उनको फ्रेम किस तरीके से करना चाहिए, उसमें हेल्प करता है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ IUCN। ठीक है, और लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि IUCN रेड लिस्ट अलग है, और जो हम लोग सुनते हैं ना कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 का ये एनिमल है, ये शेड्यूल 1 में एनिमल है, वो अलग है। वो कहां से आता है शेड्यूल? वो शेड्यूल आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से। 2022 के अमेंडमेंट से पहले 6 कैटेगरीज होती थी, 2022 के अमेंडमेंट के बाद 4 कैटेगरीज हो गई हैं। तो 6 कैटेगरीज कौन सी होती थी? शेड्यूल 1 के अंदर जिनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है उनको शेड्यूल 1 में डाला गया था।
इसके लिए मैक्सिमम पेनल्टीज थी। अगर कोई पोचिंग करता है, कोई हंटिंग करता है, कोई उनमें ट्रेड करता है, जैसे टाइगर हो गया, एशियाटिक लाइन हो गया, स्नो लेपर्ड, इंडियन राइनोसोरस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना। उसके अलावा शेड्यूल 2 के अंदर भी प्रोटेक्शन की जिनको जरूरत है, लेकिन शेड्यूल 1 से कम, ठीक है। लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर, ये सब इसके अंदर आ गए। शेड्यूल 3 में जिनको मॉडरेट प्रोटेक्शन की जरूरत है, जैसे नील गाय हो गया, स्लॉथ बियर हो गए, ये सब। शेड्यूल 4 इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, तो शेड्यूल 4 कोई बात नहीं, इसमें से देख लेते हैं। शेड्यूल 4 जिनको सबसे कम प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो शेड्यूल 4 है, ठीक है। शेड्यूल 5 के अंदर वर्मिन कैटेगरी आती थी पहले, ये अब हटा दी गई है, यानी कि वर्मिन कैटेगरी जिनकी हंटिंग की जा सकती है। रैट हो गए, माइस हो गए, फ्रूट बैट्स हो गए, इन सब की, जिसको फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है बेसिकली, है ना। बड़े खूबसूरत जानवर होते हैं, तो इनकी हंटिंग अलाउड है, लेकिन अब ये कैटेगरी हटा दी गई है, ठीक है। उसके अलावा शेड्यूल 6 इसके अंदर जो प्लांट की स्पीशीज है, उनके कल्टीवेशन को रेस्ट्रिक्ट किया गया था, विदाउट परमिशन उगाने के लिए मना किया गया था, जिसमें पिचर प्लांट हो गया, ब्लू वांडा हो गया, यानी कि ऑर्चिड्स, है ना। और फिर आता है 2022 का अमेंडमेंट, जिसके अंदर सिर्फ शुरू की 4 कैटेगरीज रह गई, बाद की 2 कैटेगरीज हटा दी गई। 2022 के अमेंडमेंट से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने अपने एनवायरमेंटल लॉ के अंदर इंक्लूड करी, जिसको बोलते हैं साइट्स। साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। तो यहां पर किस चीज के कन्वेंशन है? इंटरनेशनल ट्रीटी है, किस चीज के लिए? फॉर ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, अगर उसमें इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है और वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, तो वो कैसा होना चाहिए? वो रेगुलेटेड होना चाहिए। उसके ट्रेड से वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट होने का खतरा तो नहीं है, ये देखता है कौन? साइट्स, ठीक है। 1973 में ये कन्वेंशन हुई, 1975 में ये कन्वेंशन लागू हुई, लेकिन 2022 के अमेंडमेंट के बाद हम लोगों ने इसको प्रॉपरली इंटीग्रेट किया अपने उसमें, ठीक है, अपने एनवायरमेंटल लॉ में। अब ये साइट्स क्या है? तो साइट्स 3 अपेंडिक्स में जानवरों को डिवाइड करता है। जानवर फ्लोरा को और फौना को 3 अपेंडिक्सेस में डिवाइड करता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये सिर्फ मैनेज करता है, ये रेगुलेट करता है, ये बैन नहीं करता ट्रैफिकिंग या ट्रेड, ठीक है। अपेंडिक्स 1 हाईएस्ट प्रोटेक्शन जिसको मिली है, वो अपेंडिक्स 1 में डाला गया है। और इंडिया के कौन कौन से डाले गए हैं? बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, स्नो लेपर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घड़ियाल, गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन, इंडियन पेंगोलिन, रेड पांडा, हुलॉक गिबन, लाइन टेल्ड मकैक, कश्मीर स्टैग। उसके अलावा हिमालयन यू, इसको भी किस में डाला गया है? अपेंडिक्स 1 में डाला गया है। अपेंडिक्स 2 में जिनका ट्रेड कैसा है? रेगुलेटेड है। अपेंडिक्स 1 में जिनका प्रोहिबिटेड है, ठीक है। अपेंडिक्स 2 में जिनका रेगुलेटेड है, विदाउट परमिशन नहीं कर सकते, जैसे लेपर्ड हो गया, स्लॉथ बियर हो गया, इंडियन कोबरा हो गया, मॉनिटर लिजर्ड्स हो गए, ऑलिव रिडल टर्टल हो गए, ग्रीन सी टर्टल हो गए, इंडियन स्टार टॉर्टॉइस हो गए, ब्लैक बक हो गए, नील गाय हो गई, नीलगिरी तार हो गए, इंडियन पाइथन हो गए, है ना। और बहुत सारे कोरल एंड शार्क फाउंड इन इंडिया, वो सारे हो गए। रेड सैंडर्स इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी पुष्पा, है ना। पुष्पा मूवी के अंदर वो क्या करता है? लाल चंदन की तस्करी करता है, तो यही है वो लाल चंदन, है ना, ध्यान में रहेगा इससे। उसके अलावा अपेंडिक्स 3 है, जिसको सबसे कम प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसके अंदर उन्हीं को डाला जाता है, तभी डाला जाता है किसी जानवर को, किसी एनिमल को, जब कोई स्टेट यानी कि कोई गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है साइट्स से कि हमारे इस जानवर को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, आप इसको डाल दीजिए। तो इसके अंदर इंडियन वाइल्ड बोर है और कुछ फॉक्सेस, कुछ डियर्स की स्पीशीज है। ये है इरविनी लाइकोडॉन और ये है कौन? ये है ग्रेट निकोबार क्रेक। तो इनकी फोटो भी मैंने आप लोगों के लिए इसमें डाल दी है, ठीक है, ध्यान में रहेगा इससे। अब जो ये अगला टॉपिक है, व्हाई डज इंडिया नीड बायो रिमीडिएशन, ये एक तरीके से वैल्यू एडिशन टॉपिक है आप लोगों के लिए, है ना।
एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर आप लोग इसको अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को, अगर कहीं पर आप लोगों से पूछा जाए कि एनवायरनमेंट को किस तरीके से बचाया जा सकता है, हाउ टू कंजर्व एनवायरनमेंट और अ रिवर और अ लैंडफिल, तो उस जगह अगर आप इसका रेफरेंस देते हैं तो आपका आंसर काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बायो रिमीडिएशन क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। भाई ये देखिए कि हम लोगों का जो वेस्ट है, हम लोग वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है ना। जबकि कितने ही लोग कोशिश कर चुके कि दिल्ली का पहाड़ हट जाए, सरकारें कितनी सारी आई और गई, लेकिन वो दिल्ली का कूड़े का पहाड़ आज तक नहीं हटा। और उसके अलावा हमारे देश के अंदर जगह जगहों पर क्या बन चुका है, लैंडफिल बन चुका है ना। तो उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सो दिस इज वन ऑफ देम। क्या? बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन के अंदर क्या किया जाता है कि कोई भी पॉल्यूटेड लैंडफिल है, कोई भी पॉल्यूटेड लैंड है, सॉइल है, या कोई पॉल्यूटेड वाटर है, तो उसको साफ करने के लिए, उसको डीपॉल्यूट करने के लिए क्या करते हैं कि कुछ बैक्टीरियाज, फंगी, एल्गी, कुछ प्लांट्स, इनका इस्तेमाल करते हैं। किस चीज के लिए? जिससे कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो उन पॉल्यूटेंट्स को खा के पचा लेते हैं, यानी कि मेटाबोलाइज कर लेते हैं, और उसको मेटाबोलाइज करके लेस डेंजरस मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर क्या होता है, दो तरीके से बायो रिमीडिएशन किया जा सकता है। एक तो इन सितु। इन सितु क्या होता है? मान लीजिए कहीं पर ऑयल स्पिल हो गया समुद्र के ऊपर, सी के ऊपर, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरियाज को स्प्रे कर देंगे। वो बैक्टीरियाज उस ऑयल को खा के क्या करेंगे, लेस डेंजरस मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है एक्स सितु। एक्स सितु यानी कि मान लीजिए कहीं पे मिट्टी हो गई है पॉल्यूट, तो उस मिट्टी को लेंगे, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर कुछ बैक्टीरियाज, फंगसेस को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या हो, जिससे कि वो उस पॉल्यूटेंट को खा के लेस डेंजरस मटेरियल में कन्वर्ट कर दे। और जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से ये भी पॉसिबल है कि हम ऐसे बैक्टीरियाज बना सके जो कि प्लास्टिक को या ऑयल रेसिड्यू को भी क्या कर सके, मेटाबोलाइज कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसके अंदर हम लोग मिट्टी के अंदर जो पॉल्यूट हो चुकी है उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, माइक्रोब्स का स्प्रे कर रहे हैं या किसी भी तरीके से इंजेक्ट कर रहे हैं माइक्रोब्स को। तो वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को लेके कार्बन डाइऑक्साइड को उससे बाहर निकाल देते हैं। और क्या होता है, जिससे क्या होता है, जिससे कि वहां पर प्लांटेशन हो सकता है, काफी अच्छा फ्लोरा और फौना वहां पर पनप सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्लीन करने में ही नहीं, ये बैक्टीरियाज प्लांट्स को उगने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए आप लोगों ने अगर यमुना की हालत देखी हो या गंगा की हालत देखी हो, ठीक है, हमारी सरकारें इतने समय से इतना सारा फंड लगा के, पैसा खर्च करके इसको रिजुविनेट करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी नदियां हमारे देश के अंदर डेड हो चुकी हैं, जैसे हिंडन, हरंदी नदी, काली नदी मेरठ के अंदर, तो ये सारी नदियां डेड हो चुकी हैं। ठीक है, तो इनके लिए ये सॉल्यूशन कारगर हो सकता है। किस तरीके से कि हम लोग उसके अंदर माइक्रोब्स को मिलाएं, जिससे कि वो पॉल्यूटेंट्स को खा के क्या कर सके, लेस हार्मफुल, लेस डेंजरस मटेरियल में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, एक तो ये हो गया। ऊपर से हमारे लिए क्यों ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया हैव अ डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी। हमारे पास पहले से ही क्या है, डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी है। तो इसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है जी, ये तो हमारा टॉपिक था किस चीज के लिए, बायो रिमीडिएशन के लिए। अब जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है श्री सोनम वांगचुक जी। कौन है सोनम वांगचुक जी? इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं, है ना। आप सभी लोगों ने 3 इडियट्स मूवी जरूर देखी होगी। तो उस 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान ने जो रोल निभाया है, किसका? फुनसुक वांगडू का। तो दैट रोल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक क्या है? इन्होंने सेकमॉल का स्थापना की, सेकमॉल के फाउंडर हैं। सेकमॉल क्या है? स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख।
आप लोगों ने देखा होगा 3 इडियट्स मूवी में लास्ट में वो एक स्कूल में जाते हैं, है ना, जो करीना कपूर है उसको लेके वो एक स्कूल में जाते हैं जहां पर आमिर खान पढ़ा रहा होता है लद्दाख के अंदर। तो दैट स्कूल इज इन्वेंटेड बाय हिम। ठीक है, इन्होंने और किस चीज की इन्वेंशन की है? आइस स्तूपास की। आइस स्तूपास क्या होते हैं कि सर्दी के समय में जब बर्फ पड़ती है तो उस बर्फ के स्तूपास बना लिए जाते हैं। तो इन्होंने उसका इनोवेशन किया, इन्वेंट किया। उस स्तूपा से क्या होता है, धीरे धीरे पानी, जब गर्मी होती है तो पानी धीरे धीरे पिघलता है और फ्रेश वाटर का एक सोर्स बन जाता है। तो एक तरीके से आर्टिफिशियल ग्लेशियर इन्होंने वहां पर बनाया, है ना। उसके लिए इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला, है ना, क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए। सोलर हीटेड बिल्डिंग्स बनाई। जो इनका वहां पर सेकमॉल स्कूल है उसके अंदर हीटिंग के लिए कोई भी अलग से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पूरी बिल्डिंग को ही पावर करने के लिए अलग से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर उन्होंने सोलर सिस्टम इस तरीके का बना रखा है कि बाहर का टेम्परेचर कितना भी रहे, अंदर का टेम्परेचर 16-17 मेंटेन रहता है। ठीक है, लो कॉस्ट सस्टेनेबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस इन्होंने उसके अंदर क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर के अंदर भी काफी अच्छा काम किया है, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। तो उसके लिए इनको रेमन मैगसेसे अवार्ड मिला 2018 में, रोलेक्स अवार्ड मिला 2016 में। यूएन ने इनको रिकॉग्नाइज किया क्लाइमेट रेजिलिएंट इनोवेशंस के लिए, है ना। तो इनको इतने अवार्ड्स मिले हैं कि ये पूरा पेज भर जाएगा, बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले। तो सारे अवार्ड्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, एजुकेशनल रिफॉर्म किया इन्होंने और वहां के लिए क्या किया, एनवायरनमेंट के लिए बहुत बेहतर काम किया। ठीक है, तो ये अभी पिछले कुछ समय से जेल के अंदर है। जेल के अंदर क्यों है? क्योंकि वहां पर ये शेड्यूल 6 कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 6 है उसकी मांग कर रहे थे। अब ये शेड्यूल 6 क्या है और शेड्यूल 6 में प्रोटेक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, है ना, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन शेड्यूल 6 का मैं थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, शेड्यूल 6 के अंदर प्रोटेक्शन दी जाती है किनको? जो शेड्यूल ट्राइब के एरियाज होते हैं उनको। शेड्यूल ट्राइब के एरियाज जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आसाम, मणिपुर, मेघालय, उनके अंदर शेड्यूल 6 एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए, त्रिपुरा के अंदर भी, है ना। तो वहां पर क्या है कि वो शेड्यूल 6 से प्रोटेक्टेड हैं। अब शेड्यूल 6 के अंदर क्या पावर होती है कि वहां पर वो अपना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बना सकते हैं। वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काफी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, वहां पर गवर्न करता है। वो सारी एक्टिविटीज जो होती है, वो सारे जो लॉज वो वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है, इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय गवर्नर। ठीक है, तो यहां पर क्यों जरूरत है लद्दाख के अंदर? क्योंकि यहां पर 80 to 90% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल है। लैंड को सेफगार्ड, लैंड राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि बाहर के लोग आके वहां पर लैंड ना खरीद सके। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, क्योंकि वहां पर कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम एक यूनिक इकोसिस्टम है, तो वहां की ऑटोनॉमी, लोकल ऑटोनॉमी होनी चाहिए ताकि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट और लोकल कस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर शेड्यूल 6 की जरूरत है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जब से लद्दाख अलग स्टेट बना है 2019 से, अलग एक यूटी बना है, तब से वहां पर इसकी बहुत ज्यादा मांग बढ़ रही है। ठीक है, स्टेटहुड की भी वहां पर मांग है ना। यूटी, यूनियन टेरिटरी जो स्टेटस है उसको हटाकर स्टेट बनाने की मांग है। और एक मांग और है इनकी कि वहां पर कम से कम लोकसभा की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होनी चाहिए, एक लेह की और एक कारगिल की। ठीक है, तो ये है शेड्यूल 6 के एरियाज। आसाम के अंदर करबी एंगलोंग है, दीमा हसाव है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है। ठीक है, मेघालय के अंदर खासी, गारो, जैंतिया। ठीक है, त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और मिजोरम के अंदर चकमा और लाई मारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। तो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का एक आप लोगों को अधिकार मिलता है शेड्यूल 6 से, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका अधिकार है। ठीक है, एक ये ग्रासलैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक तरीके से आप लोगों का वैल्यू एडिशन वाला टॉपिक है, जिसको कि आप लोग मेंशन करेंगे तो आपके आंसर्स इससे एनरिच होंगे। ठीक है,
ग्रासलैंड के ऊपर जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग जब भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं या ये कहते हैं कि भाई कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए हमको क्या बनाना है, कार्बन सिंक बनाना है, जिससे कि कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स हो, है ना। तो मेरे मुंह से भी क्या निकला, प्लांट्स हो। तो हम लोग क्या बात करते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, एफॉरेस्टेशन करना है, रिफॉरेस्टेशन करना है, यानी कि जो फॉरेस्ट कट चुके हैं उनको दोबारा से उगाना है, जहां पर फॉरेस्ट नहीं है वहां पर भी फॉरेस्ट उगा देना है। लेकिन 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 ये एक टॉपिक है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जहां पर ग्रास लैंड है वहां पर आपको फॉरेस्टेशन नहीं करना होता। यानी कि ग्रास लैंड को यह कहा जा रहा है कि ग्रास लैंड जो है वो कार्बन को ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं, वो अपना कार्बन या तो ट्रंक के अंदर या लीव्स के अंदर स्टोर करते हैं। लेकिन जो ग्रासेस हैं वो कहां स्टोर करते हैं, वो अपने रूट्स में स्टोर करते हैं, विच इज बिलो द ग्राउंड। अब अगर फॉरेस्ट फायर होता है उस परिस्थिति में भी वो जो कार्बन है वो सॉइल के अंदर ही ट्रैप रहता है, और सॉइल इरोजन को भी बहुत बेहतर से बचाते हैं ग्रासेस। पेड़ों से ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रासेस बचाते हैं, क्योंकि उनकी रूट्स जो होती है ना, उनकी रूट्स एकदम पतली पतली और बहुत सारी होती हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से उस पर पकड़ बना के रखते हैं। और लाइव स्टॉक इकोनॉमी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ग्रासलैंड्स को बचाना। 59,000 करोड़ प्लस की इकोनॉमी रही 2018-19 अलोन, ठीक है। उसके अलावा जो इसके अंदर बताया गया है कि 2 केस स्टडीज बताई गई, एक बन्नी ग्रासलैंड गुजरात के अंदर, जिसमें कि 120 टन ऑफ कार्बन पर हेक्टेयर वो एब्जॉर्ब करता है, एसओसी डेंसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। जो कि कैसा है, ट्वाइस एज मच एज कार्बन एज द एटमॉस्फेयर, कार्बन एज द एटमॉस्फेयर प्लस ऑल लिविंग बायोमास कंबाइंड। ये किसकी रिपोर्ट है, आईपीसीसी की। आईपीसीसी क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इनकी रिपोर्ट है कि जो सॉइल है वो क्या करती है, दुगना कार्बन एब्जॉर्ब करती है, किससे, ऑल लिविंग बायोमास कंबाइंड प्लस एटमॉस्फेयर, ठीक है। और एक केस स्टडी की गई कहां पर, सोलापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर भी 50% ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब किया उसने, ऐसा पाया गया। इसके अलावा एक और गुजरात के अंदर केस स्टडी की गई, गुजरात के अंदर कहां पर, कच्छ रीजन में, ठीक है। तो ये 3 रीजन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिख सकते हैं। एक ही है क्लाइमेट एमवीआर। एमवीआर क्या है, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन। तो जो COP30 हुआ ना, COP30 जो अभी जिसको बोल रहे हैं बेलम कॉन्फ्रेंस, है ना, जो ब्राजील के अंदर COP30 हुआ अभी, उसके अंदर ये कहा गया, एक तो रीअफर्म किया गया कि हम लोग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग तक कंटेन करेंगे, यानी कि जो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री तक कंटेन रखेंगे। तो उसके लिए मैकेनिज्म क्या बताया गया, उसके लिए MVR मैकेनिज्म बताया गया कि MVR मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, जिससे कि ये पता चल सके कि हम अपने NDCs, नेशनली डिक्लेयर्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार, COP21 उसके अनुसार जो हमारे NDCs हैं, क्या उनको हम सही से फुलफिल कर रहे हैं यानी, या फिर उनको कैसे फुलफिल किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, MVR। MVR के अंदर एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर कि भाई MVR अगर आप मॉनिटरिंग ग्लोबल लेवल पे करेंगे, ग्लोबल लेवल पे करेंगे मॉनिटरिंग, तो एक जो माइक्रो मॉनिटरिंग कैसे हो सकेगी, मतलब माइक्रो मॉनिटरिंग उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी। यानी कि अगर मैं ये कहता हूं कि मेरठ के पास या यूपी के अंदर एक जंगल है जिसको कंजर्व करने के लिए मैं इंटरनेशनली मॉनिटरिंग करूंगा, इंटरनेशनली मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन करूंगा, तो ये क्या है, तो ये एक इनएफिशिएंट वे हो जाएगा, वो मॉनिटरिंग उतनी बेहतर नहीं हो सकेगी। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, कम्युनिटी बेस्ड MVR। कम्युनिटी बेस्ड MVR क्या है, ये मॉडल इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया, कहां पर, एयरकोड नीलगिरी के अंदर, वेल्लोर इरोड और किल्लाई कुड्डाकलोर, ठीक है। तो यहां पर 2023 में यूके पैक्ट के अनुसार इसको इंप्लीमेंट किया गया,
और इसके रिजल्ट्स क्या पाए गए कि इसके रिजल्ट्स एमवीआर से बेहतर हैं, क्योंकि वहां पर हम लोकल कम्युनिटीज के साथ, कम्युनिटी बेस्ड एमवीआर है ना, तो लोकल कम्युनिटीज के साथ जो उनके ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको यूज करते हुए वहां का एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं पीपल सेंट्रिक एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। पीपल सेंट्रिक एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, ये कंसेप्ट किसने दिया? ये गडगिल साहब ने कंसेप्ट दिया, जिनकी अभी अगर मैं बात करूं जनवरी की, तो जनवरी में अभी उनकी मृत्यु हुई है। उनका वेस्टर्न घाट्स के ऊपर बहुत बेहतर काम रहा, हालांकि उनकी रिपोर्ट को हमारी गवर्नमेंट ने स्वीकृति नहीं दी। जो उन्होंने SEZ1, SEZ2, SEZ3 इन 3 कैटेगरीज में वेस्टर्न घाट्स को बांटा था और उसके कंजर्वेशन का प्लान दिया था, उसको हमारी सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया और कस्तूरी रंगन कमेटी के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया, जो कि इस कंसेप्ट के अगेंस्ट है। वो भी टॉप बॉटम मॉडल की बात करता है कि टॉप से हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे, हम लोग वहां की लोकल कम्युनिटीज को हटा देंगे। तो ये भी एक टॉपिक है जिस पे हम लोग आगे किसी वीडियो में बात करेंगे कि क्या हम लोग एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के नाम पर जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये एक अच्छा टॉपिक है आप लोगों के लिए। और एनडीसीज क्या है हमारे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनडीसीज COP21 के अनुसार, COP21 यानी कि पेरिस एग्रीमेंट 2015, COP21 उसके आर्टिकल 4 के अनुसार हम लोगों को, सभी देशों को क्या देना है, NDC देना है, नेशनली डिक्लेयर्ड कंट्रीब्यूशन देना है, कि हम लोग कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग क्या कंट्रीब्यूट करेंगे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो हमारे क्या मिटिगेशन टारगेट है, बाय 2030 45% पर GDP कार्बन एमिशन को हम कम कर देंगे। किससे? फ्रॉम 2005 यानी कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल से, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से GDP यानी कि पर GDP यानी कि एक यूनिट GDP क्रिएट करने में जितना कार्बन एमिशन होता है, उस कार्बन एमिशन को जितना 2005 से पहले होता था उससे कम कर देंगे 45%। ठीक है, उसके अलावा 50% क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी हम लोगों को डेवलप करनी है फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, और ये हम लोग 2030 की जगह 2025 में अचीव कर चुके हैं। हालांकि इस 50% का जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं वो सिर्फ 15 से 20% के बीच में है, 15 से 20% के बीच में। ठीक है, उसके अलावा हमारा ये है कि 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ CO2 यानी कि कार्बन सिंक हम लोग बनाएंगे, यानी कि हम लोग एफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ लगाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है। दिल्ली में जैसे ही सर्दियां आती हैं तो AQI बहुत ज्यादा खराब होने लगता है, दिल्ली सांस लेने लायक नहीं रह जाती। सरकारी डेटा भी ये कहता है कि 700-800 तक कहीं कहीं AQI पहुंच जाता है, जिसके लिए बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे व्हीकुलर पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, पराली है, उसके अलावा दिवाली है, उसके अलावा जेट वेज जो यूरोप से आती है, यूरोप से यानी कि मेडिटेरेनियन सी से जो जेट वेज आती हैं, उनका जो मूवमेंट चेंज होता है सर्दियों में टुवर्ड्स साउथ हो जाता है, जिससे कि वो ग्रेट इंडियन प्लेन्स में आ जाती हैं, जिससे कि थर्मल इन्वर्जन की वजह से भी जो पॉल्यूशन है यहाँ पर ट्रैप हो जाता है। यहाँ की टोपोग्राफी भी कुछ इस तरीके की है कि पूरे नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स के अंदर जो पॉल्यूशन है वो ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो उससे लड़ने के लिए यानी कि उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया, ग्रैप बनाया। ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ये ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान किस किस कैटेगरी से काम कैसे कैसे काम करता है, तो AQI अगर 200 से 300 के बीच में है, 201 से ऊपर है और 300 से नीचे है, तो उसको स्टेज 1 कैटेगरी में डालेंगे, यानी कि पुअर कैटेगरी में डालेंगे। उस समय पर क्या होगा, मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग एंड वाटर स्प्रिंकलिंग होगी, है ना। मेजर्स क्या क्या लिए जाएंगे, स्ट्रिक्ट डस्ट कंट्रोल एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, यानी कि वहां पर भी रेगुलर स्प्रिंकलिंग की जाएगी, वाटर स्प्रिंकलिंग। रेगुलेशन ऑफ डीजल जनरेटर सेट्स, रेगुलेट किए जाएंगे डीजल जनरेटर के, जो डीजल जनरेटर चलते हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा, बंद नहीं किए जाएंगे।
एनफोर्समेंट ऑफ पॉल्यूशन नॉर्म्स इन इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज के अंदर पॉल्यूशन नॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। AQI अगर 301 या 400 से 400 के नीचे है और 301 से ऊपर है तो क्या किया जाएगा, बैन ऑन डीजल जनरेटर सेट्स एक्सेप्ट इमरजेंसी सर्विसेज, हॉस्पिटल है या कोई इमरजेंसी सर्विस है तो उसके अंदर डीजल जनरेटर सेट चलाए जा सकते हैं अगर AQI इसके बीच में है, 301 से ऊपर है और 400 से नीचे है। ठीक है। इंक्रीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रीक्वेंसी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जाएगा। एनहेंस पार्किंग फीस टू डिस्करेज प्राइवेट व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स लोग इस्तेमाल ना करें इसलिए जो पार्किंग की फीस है उसको बढ़ाया जाएगा। रेस्ट्रिक्शंस ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। स्टेज 3 जहां पर AQI 401 से ऊपर है और 450 के नीचे है, और इस कैटेगरी में दिल्ली की ज्यादातर, दिल्ली NCR के ज्यादातर जगहें आती हैं, लेकिन स्टेज 3 कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होता है। बैन ऑन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन, बैन ऑन नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, जो डिमोलिशन होते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है नॉन एसेंशियल है तो उसके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए। क्लोजर ऑफ ब्रिक क्लिन्स एंड हॉट मिक्स प्लांट्स, ईंट के भट्टों के ऊपर अभी भी चल रहे हैं। एंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑन पॉल्यूटिंग ट्रक्स, पॉल्यूटिंग ट्रक्स भर भर के चलते हैं। शिफ्ट टू ऑनलाइन क्लासेस वेयर नेसेसरी, जहां पर क्लासेस नेसेसरी हैं वहां पर ऑनलाइन कीजिए, लेकिन स्कूल चलते हैं, है ना। अगर AQI 450 से ऊपर हो, कंप्लीट बैन ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के ऊपर कंप्लीट बैन लग जाना चाहिए। क्लोजर ऑफ स्कूल, स्कूल बंद हो जाने चाहिए। ऑड इवन स्कीम लागू हो जानी चाहिए व्हीकल्स के ऊपर। शट डाउन ऑफ नॉन एसेंशियल इंडस्ट्रीज, स्ट्रिक्ट कर्ब ऑन, स्ट्रिक्टली ये सब काम करना है अगर 450 से ऊपर हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो इसके लिए क्या बनाया, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, NCR के लिए है सिर्फ, पूरे इंडिया के लिए नहीं है। CAQM इज रिस्पॉन्सिबल टू इंप्लीमेंट ग्रैप। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हालांकि इंप्लीमेंट तो होता नहीं है। ठीक है, अब एक बार फिर से आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि अगर आप लोग डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास अटेंड करना चाहते हैं, या क्लैट की तैयारी करना चाहते हैं, या जुडिशियरी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो HJS हो या PCSJ हो, तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकें और मैं आपको क्लासेस के लिंक्स और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। उसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये QR कोड है, इससे आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएंगे, जिसपे आप लोगों को टाइमली क्या क्या मिलता रहेगा, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, PDFs मिलती रहेंगी, तो उसको एक्सेस करने के लिए आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो जरूर कर ले। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सब टॉपिक्स को आप इन डेप्थ समझें, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो हमारी डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास होती है उसको ज्वाइन करें। ठीक है, उसके लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। हाउ इज द अरावली रेंज टू बी प्रोटेक्टेड, अरावली रेंज को कैसे बचाया जाए। लास्ट मंथ ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिस्कशन में रहा। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे और इसके इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे पहले कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अरावली रेंज क्या है, अरावली रेंज एक तरीके से नेचुरल बैरियर का काम करता है। अगर हम अरावली रेंज के वेस्ट में देखें तो वेस्ट में क्या है, थार डेजर्ट है। ईस्ट में देखें तो क्या है, दिल्ली NCR है ना। तो वेस्ट में चूंकि थार डेजर्ट है तो उसके एक्सपेंशन को रोकने का काम कौन करता है, अरावली करता है। अगर मॉनसून आता है जिस समय पर, तो मॉनसून जब आता है, मतलब मॉनसून की जब हवाएं आती हैं, है ना, तो उस समय वो जब हमारे हिमालय से टकराती हैं और फिर वापस आती हैं तो बरसात करती है ना, बारिश होती है। और उसके अंदर एक तरीके से किसका काम करता है, अरावली, अरावली एक तरीके से स्पीड ब्रेकर का काम करता है उनके लिए। अगर अरावली ना हो तो हिमालयाज में बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है ना, या फिर सूखा पड़ सकता है। उसके कई सारे इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि
दिल्ली एनसीआर का पूरा डेजर्टिफिकेशन हो सकता है, डेजर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस, तो डेजर्ट का एक्सपेंशन हो सकता है ना। तो ये सारी समस्याएं, ये सारे इश्यूज हैं, और वहां पर इलीगल माइनिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। ये सत्य है अरावली का कि वहां पर इलीगल माइनिंग बहुत ज्यादा की जाती है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर पिछले महीने हुआ। अच्छा, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी नदियां अरावली से निकलती हैं, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। चंबल है, साबरमती है, लूनी है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से मिनरल्स वहां पाए जाते हैं, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, मार्बल, ग्रेनाइट, लेड, जिंक, कॉपर, गोल्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टंगस्टन वहां पाया जाता है, ठीक है। तो टंगस्टन एक स्ट्रेटेजिक मिनरल है, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे, ठीक है। कोर प्रॉब्लम, व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम, है ना, माइनिंग के लिए। तो एक्सेसिव माइनिंग से वहां पर क्या होगा, एक तरीके से अरावली जो है ना ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन की तरह काम करता है पूरे नॉर्थ इंडिया, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स, यानी कि कम से कम वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स के लिए, ठीक है। तो एक तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन पहले ही हो रहा है इलीगल माइनिंग की वजह से, और अगर वहां पर ज्यादा माइनिंग बढ़ेगी तो ग्राउंड वाटर और ज्यादा डिप्लीट होगा। ऊपर से बहुत सारा वाइल्ड लाइफ जो वहां पर रहता है, जो वहां पर जानवर रहते हैं, उनके लिए भी एक समस्या है। ऊपर से जो आसपास के लोग हैं उनके साथ भी वाइल्ड लाइफ इंसिडेंट बढ़ने का खतरा है ना। तो ये सारे खतरे तो हैं ही। उसके अलावा हमारी ऑब्लिगेशन भी है यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के लिए, कि हम लोग डेजर्टिफिकेशन से कॉम्बैट करेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर इंटरवेंशन किया। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेफिनेशन को मान लिया कि भाई अगर कोई भी एलिवेशन 100 मीटर से कम का है पहाड़ का, तो हम उसको अरावली नहीं मानेंगे। 500 मीटर से कम का गैप है तो उसको अरावली रेंज नहीं मानेंगे। फुट हिल बफर 100 मीटर का है तो उसको अरावली नहीं मानेंगे। स्लोप अगर 30 मीटर से ज्यादा का है तभी उसको अरावली मानेंगे। तो ये डेफिनेशन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मान ली थी। इसके ऊपर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, लोग वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और बहुत उसको बचाने के लिए लोगों ने धरना दिया, बहुत लोगों ने उसकी मांग करी। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर इस डेफिनेशन को मानने से मना कर दिया। ये डेफिनेशन किसने दी थी, एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, ये सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी थी, ठीक है। तो इस कमेटी ने वो रिकमेंडेशन दी थी 100 मीटर्स वाली। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया था। उसके बाद इसको जब सुप्रीम कोर्ट ने जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके ऊपर एक तरीके से इस डेफिनेशन को एबेयंस में डाल दिया है और ये कहा है कि मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनाना होगा एक एंटायर अरावली के लिए, पूरी अरावली के लिए। तो वहां पर ताकि क्या हो सके, ताकि अरावली को बचाया जा सके, सस्टेनेबली वहां से क्या की जा सके, माइनिंग की जा सके। तो जब तक अभी MPSM नहीं आ जाता तब तक कोई भी नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा माइनिंग पर्पस के लिए अरावली के अंदर, ठीक है। तो इसका एक ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भी है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट 2025 में जो लॉन्च हुआ है। इसका क्या क्या एम है कि 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाना है अरावली के अराउंड, जिसमें कि ग्रीन कवर बढ़ाना है, जिससे कि क्या हो सके, अरावली को कंजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स में से है, तो पब्लिक प्रोटेस्ट किया गया, सेव अरावली मूवमेंट चलाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेट इट्स ओन वर्डिक्ट रिगार्डिंग अ यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ अरावली, ठीक है। तो ये एक डेवलपमेंट है इसके अंदर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है कि अभी तक माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग चल रही है। जो वहां पर रोकने के लिए लोग हैं वो भी सब भ्रष्ट हैं, पैसे लेके सबका चलता रहता है वहां पे काम। खैर ये तो एक अलग विषय है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी वहां पर एक कमेटी बनाई गई है फॉर सस्टेनेबल माइनिंग प्लान, ठीक है। तो उसका नाम याद रखेंगे, मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग के लिए डायरेक्शन दिया गया है। और अपनी ही पुराने जजमेंट को
जिसमें कि 100 मीटर की हाइट, 500 मीटर का डिस्टेंस अगर है, 100 मीटर से कम की हाइट है तो अरावली नहीं मानेंगे, 500 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है दो हिल्स के बीच में तो उसको रेंज नहीं मानेंगे। तो उसको अभी स्टे कर दिया, एबेंस में डाल दिया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, CSR। CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अगर कोई भी कंपनी है जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा का है, 500 करोड़ से ज्यादा का उसका नेट प्रॉफिट है, या 5 करोड़ से ज्यादा का उसका नेट प्रॉफिट है, या 500 करोड़ से ज्यादा का उसका टर्नओवर है, तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें कि कुछ कॉर्पोरेट्स आते हैं। उन कॉर्पोरेट्स के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि अपने प्रॉफिट का 2%, अपने प्रॉफिट का 2% उन्हें कैसे देना है? कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। ये कहां दे रखा है? ये दे रखा है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसका कंसेप्ट है। उसके अलावा आर्टिकल 51AG, जहां पर ड्यूटी ऑफ सिटीजन है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, तो उसके अंदर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, IUCN रेड लिस्ट की एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, उसको बचाने के लिए CSR का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ? तो पहले इंटरिम, इसको बचाने के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जैसे ओवरहेड लाइंस होती है ना, जो बिजली की तारें होती हैं, ये उससे टकरा के मर जाते हैं। और हिस्टोरिकली इनकी बहुत ज्यादा हंटिंग भी हुई है, इंडिया के अंदर भी हंटिंग हुई है, और पाकिस्तान में आज भी इनकी हंटिंग की जाती है, जबकि ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, तब भी हंटिंग की जाती है। ठीक है, तो ओवरहेड लाइंस जो हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं, उनको सबसे पहले 2021 में ऑर्डर किया कि 99,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की लाइन को कैसा किया जाए? अंडरग्राउंड किया जाए। उसके अलावा 2024 में एक ऑर्डर किया कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो कि क्या करे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, क्लाइमेट कमिटमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन के ऊपर अपनी रिपोर्ट दे। फिर दिसंबर 2024 के अंदर क्या कहा कि ऑपरेशनलाइज CSR बेस्ड फाइनेंसिंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन के लिए जो पैसा आएगा वो कहां से आएगा? CSR से आएगा। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, IUCN की। पाकिस्तान में हंटिंग की जाती है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, पेस्टिसाइड के यूजेज की वजह से, और इन सब की वजह से क्या हो रहा है? इनकी जनसंख्या घटती जा रही है, जो कि गुजरात के अंदर सिर्फ 10 बचे हैं, राजस्थान के अंदर 128, महाराष्ट्र के अंदर 8, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के अंदर मात्र 10 बचे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसके बारे में बात होती रहती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑन द राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट। ठीक है, तो राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट को हम किससे रिलेट करेंगे? आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी से रिलेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉजेज क्या होते हैं पॉल्यूशन के? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ट्रांसपोर्ट एमिशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट का जो खराब वेस्ट मैनेजमेंट है हमारा, वहाँ से मीथेन गैस का जो एमिशन होता है, एग्रीकल्चर में जो स्टबल बर्निंग करते हैं, इवन जो हम लोग राइस कल्टीवेशन करते हैं उसके अंदर जो हम बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं, और उस पानी के यूज से जो वहां पर जब चावल उगाते हैं ना, राइस का कल्टीवेशन करते हैं ना, तो वहां पर CH4 यानी कि मीथेन का एमिशन काफी ज्यादा होता है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। उसके अलावा देखते हैं जो यहाँ पर याद रखने वाली चीज है। ठीक है, जुडिशियल इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो सबसे पहले 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि भाई जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 क्या कहता है? No one can be deprived of his right to life without the procedure established by law। तो लॉ के प्रोसीजर, जो लॉ ने प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया है, उसके अलावा किसी भी प्रोसीजर से हमारा राइट टू लाइफ नहीं लिया जा सकता। तो राइट टू लाइफ को डिफाइन करते हुए मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ इज नॉट मियर एनिमल एग्जिस्टेंस, यानी कि सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। ये नहीं है कि मैं सांस ले पा रहा हूं, मैं खा पा रहा हूं, मैं पी पा रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं, यही मेरा राइट टू लाइफ है। नहीं,
इसके अलावा डिग्निटी भी मेरा राइट टू लाइफ है, यानी कि राइट टू लाइफ कैसा होना चाहिए, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी होना चाहिए। उसके बाद फिर रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1985 के अंदर सबसे पहले एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को आर्टिकल 21 के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना राइट टू लाइफ है, ठीक है। उसके बाद एमसी मेहता के मल्टीपल केसेस हैं एनवायरमेंट के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट जब इनके केस में कहा गया कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, और इन्हीं के केस में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भी दिया गया, कहां पर, ताज ट्रेपीजियम केस में, ठीक है। उसके अलावा सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यहां पर क्या कहा गया, राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, यानी कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है। वेल्लोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को अपहेल्ड किया गया, ठीक है। उसके अलावा एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ में पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। अब ये चीजें क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में क्या कहा गया कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये कहता है कि भले ही साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, भले ही साइंटिफिक एविडेंस नहीं है किस चीज का, कि ऐसा काम करने से एनवायरमेंट डिग्रेड हो जाएगा, अरावलीज में माइनिंग करने से एनवायरमेंट डिग्रेड हो जाएगा, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाएगा, एक्यूआई खराब हो जाएगा, है ना। भले ही ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन रखते हुए उसको क्या करना है, उसको रोकना है, ठीक है। तो ये कहता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई जो पॉल्यूशन करेगा वो पे करेगा, जिसने पॉल्यूशन किया वो ही उस पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए जो खर्चा आने वाला है वो पे करेगा। अगर मैंने नदियों को पॉल्यूट कर दिया, अगर मैंने एक ऐसी इंडस्ट्री लगाई जिसका सारा पॉल्यूशन मैं नदियों में मिला रहा हूं, तो उस नदियों को साफ करने का पैसा भी मैं दूंगा, ये कहता है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक ट्रस्ट किसके ऊपर है, हमने वोट देके ट्रस्ट किसको दिया, गवर्नमेंट को। तो पब्लिक ट्रस्टी कौन है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये तीन प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर एक एमके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, लेटेस्ट है, एमके रंजीत सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का केस है। राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का जो एडवर्स इफेक्ट हो रहा है उससे बचना भी मेरा फंडामेंटल राइट है, उससे बचाव भी मेरा फंडामेंटल राइट है। यानी कि अगर एक्यूआई खराब हो रहा है दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो उससे बचाव मेरा फंडामेंटल राइट है, जो कि फुलफिल नहीं हो रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की। इसके अलावा आज की क्लास यानी कि आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं और आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, आप लोग डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास से जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यह हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस QR कोड से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे पहुंच जाएंगे। हम लोग लॉ पॉइंट में यहाँ पर जुडिशरी यानी कि HJS, PCSJ इनकी तैयारी कराते हैं, और साथ में हम लोग क्लैट की भी तैयारी कराते हैं। तो इन कोर्सेज से भी अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, या फिर डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास से जुड़ना चाहते हैं, आप किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आप चाहते हैं, तो उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हैप्पी मकर संक्रांति टू यू ऑल। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसी तरीके से अपना लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ाते रहेंगे और आप सब लोगों को बहुत बहुत कामयाबी मिलेगी।